हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कास्ट 17। कास्ट 17 है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी कास्ट मैंने करवाए सभी मैंने एक ही सीक्वेंस रखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको लिखना भी ऐसे ही है एग्जाम में। बार बार मैं रिपीट करता आया हूँ कास्ट सभी कास्ट के अंदर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर कास्ट 16, 17 वो है किसका। बस ये जो वर्डिंग आपको याद रखनी है, उसका टाइटल बड़ा ध्यान में रखना है आपको। बाकी तो सारी की सारी जो भी वर्डिंग आपको लिखनी है इंट्रो में, ऑब्जेक्टिव में, स्कोप में, लगभग डिट्टो है सभी के अंदर। बस सिर्फ आपको पर्टिकुलर कास्ट जो आप लिखने जा रहे हो, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, उसका टाइटल पता होना चाहिए आपको। बाकी तो आप खुद जोड़ के लिख दोगे। अगर आपने एक भी कास्ट ढंग से पढ़ा है, मेरा अगर वीडियो देखा है आपने, तो आपको इंट्रो, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कास्ट 17 सबसे पहले इंट्रो। हमेशा की तरह मैंने आपको बताया पहले भी कि आपको लिखना है इंट्रो में कि दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये डील्स करता है, ये बताता है आपको प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स के बारे में। प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स एंड गाइडलाइंस, मेथड मतलब हाउ टू डू, कोई चीज करनी कैसे है, वो आपको मेथड्स बताएगा। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है ये डील करता है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स के अंदर। प्रिंसिपल मेथड्स किसके? प्रिंसिपल्स मेथड्स मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस। यानी इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस को कैसे मेजर करना है, कैसे उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज करना है, कैसे उसको प्रोडक्ट, सर्विस, एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे उस पर चार्ज करना है, उसके प्रिंसिपल्स और मेथड्स क्या फॉलो किए जाएंगे एंटिटी द्वारा, वो कास्ट 17 बताता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता रखा है, हमेशा की तरह आपको एक लाइन ऐड करनी है सिर्फ टाइटल के आगे। मतलब आपको पता है कि 17 डील करेगा प्रिंसिपल मेथड्स भी, तो आगे आपको लिखना है टू। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब एक जैसा आप कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप सेम प्रिंसिपल, सेम मेथड फॉलो करें आप, और उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखें। मतलब अगर आप चेंज भी करते हो, आप कोई अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कोई लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज करते हो, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना होता है। बट जनरली आप चेंज ना करें तो बेटर है, क्योंकि इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्टिस्ट होते हैं, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करना होता है, एनालाइज करना होता है, उनके लिए अच्छा होता है कि वो अगर आप एक ही प्रिंसिपल्स मेथड्स को फॉलो करें तो कंपैरिजन करने में आसानी होती है। तो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये सारे कास्ट में फॉलो करना है आपको। ऑब्जेक्टिव में सभी कास्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव यही बताया गया है कि जो भी प्रिंसिपल्स मेथड फॉलो किए जा रहे हैं पर्टिकुलर कास्ट के लिए, जैसे 17 की बात करता हूं मैं, ये इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस से है, तो जो भी इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस को आप असाइन करने के, मेजर करने के जो प्रिंसिपल्स मेथड्स फॉलो कर रहे हो, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लेके आना विद रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ आपको मेजर करना है और चार्ज करना है कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद स्कोप हमेशा की तरह अप्लाई होगा कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर। कास्ट 17 जो है इसको हम अप्लाई करेंगे कहाँ पर? कॉस्ट स्टेटमेंट में अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट यानी बिजनेस एंटिटी को रिक्वायरमेंट होती है क्लासिफिकेशन करने की, मेजरमेंट करने की, असाइनमेंट करने की, प्रेजेंटेशन करोगे आप एंड डिस्क्लोज करते हो इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस को। कहाँ पे आपको प्रेजेंट करना होता है, कहाँ पे डिस्क्लोज करना होता है? कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की। मैंने हमेशा बताया आपको कि जितनी डेफिनेशंस आपको याद है, आप पर्टिकुलर जो भी कास्ट आपसे पूछा जाएगा, आप उससे संबंधित जितनी भी डेफिनेशन बताया आपको सारी की सारी लिखनी है आपको। जितनी भी कंसर्न कास्ट से संबंधित डेफिनेशन आपको ध्यान में सारी लिखनी है आपको। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको जो कास्ट है आपका पर्टिकुलर, उसके बारे में ही जो डेफिनेशन, उससे संबंधित जो डेफिनेशन होगी वही बताऊंगा मैं। तो चलिए कास्ट 17 जो है वो डील करेगा इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं डेफिनेशन इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस की। देखो इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस क्या होता है? इंटरेस्ट तो होगा ही, इसके अलावा एनी पेमेंट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पेमेंट जो आप कर रहे हो उसका नेचर क्या है? इंटरेस्ट का है। या फॉर द यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स,
कोई भी आपने पेमेंट कर दी जिसका नेचर इंटरेस्ट का है और उसका जो यूज कर किया जाता है वो है नॉन इक्विटी फंड्स, यानी नॉन इक्विटी फंड्स को एक्वायर करने के लिए एंटिटी जो भी पेमेंट करती है उसका नेचर इंटरेस्ट का है तो वो भी इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस की कैटेगरी में आएगा। कोई इंसिडेंटल कॉस्ट है यानी उससे संबंधित कॉस्ट इंकर करती है अरेंजिंग दिस फंड, यानी ये जो फंड्स नॉन इक्विटी फंड्स है इनको अरेंज करने के लिए अगर कोई एंटिटी कोई कॉस्ट इंकर करती है अरेंज करने में फंड्स को तो भी वो एक फाइनेंशियल चार्जेस की कैटेगरी में आ जाएगा, उसको भी इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस में रखा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन बैंक बोरोविंग, कमिटमेंट कोई चार्जेस, कोई फाइनेंशियल चार्जेस इन फाइनेंशियल लीज, ये सब एग्जाम्पल है इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस की। या कोई डिफरेंस अराइज होता है, आपने बोरो कर रखा है फॉरेन करेंसी में आपको पेमेंट करनी होती है तो जो डिफरेंस अराइज होता है वो भी एक तरह से इंटरेस्ट चार्जेस में आएगा। नोट, टर्म इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट एंड बोरोविंग कॉस्ट ये आपस में एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं, इंटरचेंजेबली इसको यूज किया जाता है। फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट, सिर्फ इस पर्टिकुलर कास्ट से संबंधित बातें कर रहा हूं मैं, इसी को ध्यान में रखते हुए बातें की जा रही है। तो बोला कि फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस एंड बोरोइंग कॉस्ट ये आपस में एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं इंटरचेंजेबली। अब हम बात कर लेते हैं नेट करंट एसेट की। देखो करंट एसेट मैंने आपको बता दिया पहले ही, कास्ट 16 में मैंने बता दिया आपको, किसी ने लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आई बटन पे जाके भी आप देख सकते हो। करंट एसेट आपको लिखना है एग्जाम में, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम बचेगा और ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कास्ट 16 में भी और भी कास्ट के अंदर। तो करंट एसेट्स क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है और इंप्यूटेड कॉस्ट कई बार रिपीट किया हुआ है मैंने सारे कास्ट के अंदर क्या होता है, आप कोई भी कास्ट देख लो उसमें सभी में ये मेंशन है और आपको एग्जाम में जरूर लिखना है आपको ये चीजें। नेट करंट एसेट नाम से ही मालूम पड़ रहा है, नेट करंट एसेट मतलब एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, यानी अगर मैं बात करूं कि करंट लायबिलिटी मेरी 10 रुपए है और मेरी करंट एसेट्स मेरी 15 रुपए है तो करंट लायबिलिटी से मेरी करंट एसेट कितनी ज्यादा है, 5 रुपए ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा नेट करंट एसेट्स। उसके बाद बात कर लेते हैं करंट लायबिलिटी की, क्योंकि फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट ही करंट लायबिलिटी के पार्ट होते हैं तो हम इससे संबंधित डेफिनेशन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या है, एन एंटिटी शैल क्लासिफाई ए लायबिलिटी एज करंट, कोई भी एंटिटी कोई भी बिजनेस कंसर्न वो लायबिलिटी को क्लासिफाई करेगा एक करंट लायबिलिटी तरह जब इट एक्सपेक्ट्स टू सेटल द लायबिलिटी इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, अगर उसको ये उम्मीद है कि वो उस लायबिलिटी को अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में उसकी भुगतान कर देगा, उसका सेटलमेंट कर देगा तो वो उसके लिए करंट लायबिलिटी हो जाएगी। और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, मैंने कास्ट 16 में बता रखा है आपको कि बिजनेस एंटिटी के पास कैश होता है, कैश से वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, रॉ मटेरियल से जब वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग करेगा जिससे इन्वेंट्री बनेगी, फिनिश गुड्स बनेगा, तब उसको सेल्स करेगा, सेल्स के बाद रिसीवल्स बनेंगे, रिसीवल्स से फिर रिसीवल्स कब कैश में कन्वर्ट होंगे, तो एक साइकिल होता है कैश टू कैश, तो इसको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। ये वेरी करता है कंसर्न टू कंसर्न, एंटिटी टू एंटिटी। तो बताया कि करंट लायबिलिटी क्या है, अगर एंटिटी को लगता है, उनको उम्मीद है कि वो लायबिलिटी को सेटल कर देंगे अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, तो उसके लिए वो क्या है करंट लायबिलिटी। उसके बाद सेटल विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब जब बैलेंस शीट फाइनलाइज होती है तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग पीरियड। तो बैलेंस शीट बनने के बाद, साइन वगैरह होने के बाद 12 महीने के अंदर अगर आप कोई लायबिलिटी को सेटल कर देते हो तो वो भी क्या है करंट लायबिलिटी एक एंटिटी के लिए। कोई भी लायबिलिटी जिसको आपने होल्ड कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग वो भी करंट लायबिलिटी होती है, बट डजेंट हैव एनी अनकंडीशनल राइट, यानी पर कोई अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए लायबिलिटी को डेफर करने का। मतलब कोई आपके पास कोई लायबिलिटी है, ऐसा नहीं कि 12 महीने के बाद उसको आ गया आप सरका दो टाइम को कि हम 13 महीने में पेमेंट कर देंगे, मतलब कोई अनकंडीशनल राइट के साथ आप कोई लायबिलिटी को डेफर नहीं कर सकते। एग्जांपल ले लेते हैं हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, फाइनेंशियल चार्जेस सबसे अच्छा एग्जांपल होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का भी वो पार्ट
जिसकी पेमेंट जो है 12 महीने के अंदर हो रही है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आफ्टर द फाइनलाइजिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो उसकी 12 महीने के अंदर अगर पेमेंट होती है किसी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, आपने एक लंबे समय के लिए लोन ले रखा है आपने 5 साल 10 साल, तो उसकी भी अगर पेमेंट आप करते हो, कोई पार्सल पेमेंट करते हो, वो पेमेंट 12 महीने के अंदर होने वाली है, तो उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट, वो जो पार्ट जिसकी पेमेंट कर रहे हो आप 12 महीने के अंदर, वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर करंट लायबिलिटी बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट, कैसे मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस को। तो इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस शैल बी आइडेंटिफाइड फॉर एक्विजिशन, आपने कोई एक्वायर किया एसेट या कंस्ट्रक्ट किया या प्रोडक्शन किया किसी क्वालिफाइंग एसेट्स का। अब सवाल ये उठता है सर क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है, मतलब ऐसी एसेट्स जो आप या तो बना रहे हो, जिसको जैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मतलब वो एक रेडी नहीं होता तुरंत यूज के लिए, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है यूज मतलब आप यूज करने में थोड़ा टाइम लगाते हो उसमें, वो एक तुरंत आप उसे यूज नहीं कर सकते आप, तो कुछ टाइम लगता है यूज करने में, उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। यानी जैसे कंस्ट्रक्शन करवाया बिल्डिंग का आपने, जिसमें आपकी फिक्स्ड एसेट्स भी शामिल है। तो इंटरेस्ट फाइनेंशियल चार्जेस जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं अगर आपने कोई क्वालिफाइंग एसेट्स या फिक्स एसेट्स को एक्वायर किया है, कोई उसका आपने कंस्ट्रक्शन करवाया या प्रोडक्शन करवाया है, तो उसके लिए भी आप इंटरेस्ट फाइनेंशियल चार्जेस को आइडेंटिफाई करते हो, उसकी पहचान करते हो। अदर फाइनेंस कॉस्ट की मैं बात करूं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ऑपरेशन एंड सर्विस रेंडर्ड विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज क्वालिफाइंग एसेट्स, अगर कोई ऐसी कॉस्ट, कोई फाइनेंस कॉस्ट जो प्रोडक्शन से संबंधित है, ऑपरेशन से संबंधित है या कोई सर्विस रेंडर से संबंधित है और जो क्वालिफाइंग एसेट्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो वो फिर अदर फाइनेंस कॉस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। वो क्वालिफाइंग एसेट्स अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या ऑपरेशन या सर्विस रेंडर में आपने कोई कॉस्ट इंकर की, वो फाइनेंस कॉस्ट, अदर फाइनेंस कॉस्ट वो माना जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। अब कोई भी क्वालिफाइंग एसेट्स जो है उसको आप प्रोडक्शन करते हो या कोई उसका कंस्ट्रक्शन करवाते हो या कोई एक्विजिशन आप खुद उसको परचेज कर लेते हो किसी थर्ड पार्टी से, तो अगर आपको लगता है कि उस पे जो इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस आप पे कर रहे हो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है इस क्वालिफाइंग एसेट्स पे, यानी आप आसानी से आपको मालूम है कि इस क्वालिफाइंग एसेट्स को एक्वायर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में या उसका प्रोडक्शन करने में मेरा इंटरेस्ट इतना फाइनेंशियल कॉस्ट लगी हुई है, मतलब डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हो कि देखो इतने 10 लाख की क्वालिफाइंग एसेट्स है, इसमें मैंने 2 लाख रुपए इंटरेस्ट में फाइनेंशियल चार्जेस के पे कर रखे, तो आप आसानी से पता कर पा रहे हो आप, तो मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है आपके लिए। तो ऐसे में वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी किसका, एसेट जो होंगी क्वालिफाइंग एसेट्स, उस क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस, अगर आप डायरेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो। कोई सब्सिडी, कोई ग्रांट मिली, कोई इंसेंटिव मिला विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस, वो लेस हो जाएगा, कॉमन सी बात है। कोई सब्सिडी मिलती है, कोई ग्रांट मिलता है, कोई इंसेंटिव मिलता है, इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस तो लेस होगा और नेट इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस ही आपको लेना होता है। अगर कोई इंटरेस्ट पे करते, कोई एंटिटी पे करती है, खुद डिले पेमेंट लेट की, कोई फाइन्स है, कोई पेनल्टी है, पेनल्टी पे करना है, कोई फाइन्स पे करना है, कोई पेमेंट डिले कर दी, तो उसके लिए इंटरेस्ट लग गया, और वो इंटरेस्ट किसको जाना है, अथॉरिटीज को जाना है, किसी थर्ड पार्टी को जाना है, तो वो फिर इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्ज जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब वो इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद कोई इंटरेस्ट पे, क्या कोई एंटिटी इंटरेस्ट पे करती है इन्वेस्टमेंट पे या रिसीव करती है, बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसने, उसको इंटरेस्ट मिलता है उससे, या किसी और ने इन्वेस्ट कर रखा है उसके लिए वो इंटरेस्ट पे करती है। तो अगर कोई एंटिटी जो है वो इंटरेस्ट पे करती है या इंटरेस्ट रिसीव करती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट, तो वो भी इंटरेस्ट जो होगा वो अदर फाइनेंशियल चार्जेस के पार्ट नहीं माना जाएगा। इंप्यूटेड कॉस्ट इसमें शामिल नहीं होगी, यानी इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल चार्जेस में इंप्यूटेड कॉस्ट नहीं आएगी।
उसके बाद कैसे आपको असाइनमेंट करना है, मतलब कैसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, कैसे प्रोडक्ट सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट कोई एक्टिविटी पे कैसे चार्ज करना है इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो जो असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट है इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस को, मतलब इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस को आप कैसे चार्ज करोगे किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, किसी प्रोडक्ट पे, किसी सर्विस पे, कैसे आप चार्ज करोगे, उसके लिए दो प्रिंसिपल्स बताए। एक तो कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल, दूसरा बेनिफिट रिसीव्ड। कॉज का मतलब आपने कोई प्रोसेस किया है, कोई ऑपरेशन किया, कोई एक्टिविटी की है, तो उस प्रोसेस करने से, ऑपरेशन करने से, एक्टिविटी करने से आपको कॉस्ट इंकर हुई, कॉस्ट का इंक्योरेंस हुआ, मतलब कॉस्ट इंकर हुई है। तो कारण हुआ कोई प्रोसेस, ऑपरेशन, एक्टिविटी की, उसका इफेक्ट ये हुआ कि कॉस्ट इंकर हो गई। दूसरा है बेनिफिट रिसीव, आपको उससे बेनिफिट रिसीव होता है। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस से आप असाइनमेंट करते हो इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस का। उसके बाद आप प्रेजेंट करते हो। तो जो इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस है शैल बी प्रेजेंटेड इन कॉस्ट स्टेटमेंट। आपको पता है कॉस्ट स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना होता है एज ए सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेपरेट आइटम दिखाना होता है आपको। डिस्क्लोजर की बात करूं मैं, तो डिस्क्लोजर में क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने बेसिस लिया है, जो भी आपने प्रिंसिपल्स दिए हैं इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस को चार्ज करने के लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे यानी प्रोडक्ट या सर्विस पे, उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कोई थर्ड पार्टीज को आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, फाइनेंशियल चार्जेस की पेमेंट की है, वो भी आपको दिखानी पड़ेगी। इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस अगर आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज में इंकर्ड है, कोई मतलब आपने कोई बाहर से कोई लोन ले रखा है आउट ऑफ कंट्री से, वो उसके लिए आप कोई इंटरेस्ट पे करते हो, कोई फाइनेंस कॉस्ट पे करते हो, और वो फॉरेन एक्सचेंज में आपने इंकर किया तो भी उसको शो करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कोई सब्सिडी, कोई ग्रांट है, इंसेंटिव से, वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर आपको, मतलब एंटिटी को। उसके बाद कोई डिस्क्लोजर है अगर वो मटेरियल है, मतलब ऐसा होता है कि कोई भी कंसर्न उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ मटेरियल है कि नहीं मटेरियल। मान लो मैं कंपनी का एमडी हूँ, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मेरे पास एक पेन है बहुत ही सॉलिड, मेरे लिए वो पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मैं सारे साइन जो है उस बैलेंस शीट पे, सॉरी सारे जितने भी साइन होते हैं बिजनेस एंटिटी के, मैं सारे साइन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे उसी पेन से करता हूँ। तो वो पेन मेरे लिए मटेरियल हो जाएगा, लेकिन किसी और बिजनेस कंसर्न के लिए वो पेन क्या है, इमेटेरियल है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। लेकिन जो साइन कर रहा है जो बंदा सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे, उसके लिए तो मटेरियल है। तो ये डिपेंड करता है ये बिजनेस कंसर्न के ऊपर। तो अगर कोई आइटम्स जो है वो मटेरियल है, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण है, या क्वांटिफाइबल जिसको आप मेजर कर सकते हो, तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द बॉडी ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, या तो कॉस्ट स्टेटमेंट की एक प्रॉपर बॉडी में आप मेंशन कर सकते हो, या कोई फुटनोट के रूप में दिखा सकते हो आप, या एक सेपरेट शेड्यूल के रूप में भी दिखा सकते हो डिस्क्लोजर को। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन सभी कास्ट में आपको लिखना है, और डिट्टो बिल्कुल कोई भी चेंजेस करते हो, एनी चेंजेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, कोई भी अगर आपका चेंजेस यानी आपका मतलब बिजनेस एंटिटी कोई बदलाव करती है, कोई चेंजेस करती है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड्स के अंदर, और उसका मटेरियल इफेक्ट है ऑन द इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस, तो उसको भी डिस्क्लोज करना होगा, शैल बी डिस्क्लोज। तो बच्चों ये था क्लास 17। अच्छा लगा हो तो देखना, लाइक कर देना, थोड़ा शेयर करना, कमेंट भी करना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और जल्द ऐसे ही आप लोगों के लिए लेक्चर बनाते रहेंगे, आप लोग अगर साथ रहा आप लोगों का तो वंस अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।